हुआ है और इससे पहले हरियाणा बोर्ड का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और 10th एंड 12th दोनों के रिज़ल्ट आए हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। सबसे पहले सब स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई कि कोरोना का जो टाइम रहा और इन बच्चों ने काफ़ी फेस किया, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ों का मिक्स रहा एजुकेशन के अंदर, और अब इनको एक नई जर्नी को स्टार्ट करना है। और वो जो जर्नी होगी उसके अंदर उनको सेलेक्ट करना है कि किस तरीके से कोर्सेज सेलेक्ट किए जाएं, किन चीज़ों का आने वाले टाइम के अंदर रिक्वायरमेंट रहेगी। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, जो कोरोना के बाद बहुत बदला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो बहुत बदला, वो ये है कि आने वाले जो जॉब्स हैं वो पुराने जॉब्स जैसे नहीं रहने वाले। इसलिए हमें अपनी जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन की तरफ जो हम भागते हैं, या जो हम अपने से बड़ों की सलाह लेते हैं कि हम क्या करें, और उन्होंने जो 20 साल पहले किए हुए हैं, अगर वही सलाह के ऊपर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको चाहिए कि आप अच्छे जो लोग इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, जो नई एजुकेशन के जो अलग मायने जो निकल के आए हैं नई एजुकेशन पॉलिसी से, एजुकेशन 4.0 से, कि उनको क्या करना चाहिए, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं, किन चीज़ों के ऊपर आने वाला विश्व जो है वो चलेगा और आपकी जो रिक्वायरमेंट हो। आज हम देखते हैं कि आप अगर रिटेलर हैं, आप देखते हैं कि दुकानों के अंदर लोग नहीं आ रहे, तो हम कोसते हैं कि ये सरकार की वजह से है। ये सरकार की वजह से नहीं है, ये इश्यूज़ हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा कि जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं चलने वाली हैं। बिजनेसेस चेंज होंगे, इंडस्ट्री के काम करने के तरीके चेंज होंगे, जिस तरीके से हम ख़रीदारी करते हैं, जिस तरीके से हम अपना पैसा स्पेंड करते हैं, वो सब चीज़ें चेंज होंगी। आज आप टीवी नहीं देखते, आज आप अपने मोबाइल पे इन सब चीज़ों पे चलते हैं। तो इन चीज़ों का अभिप्राय क्या है कि दुनिया बदल रही है, नई चीज़ें आ रही हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया दौर चला है, इसको हम इंडस्ट्रियल 4.0 कहते हैं। और जब ये औद्योगिक क्रांति है जिनके अलग सारे मायने बदले हैं इतने सालों से हैं। पहले औद्योगिक क्रांति पहली आई थी जिससे स्टीम इंजन और ग्रेट ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पे राज किया था। फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आई, उसके अंदर और यूरोपियन देश आगे निकल के आए, जापान ऊपर निकल के आया। फिर तीसरी औद्योगिक क्रांति आई जिसके अंदर कंप्यूटर्स आए, टेलीकम्युनिकेशंस आए, तो यूएस ऊपर निकल के आया। तो कोई भी एक देश पहले स्थान पर स्थिर नहीं रहा, ये चीज़ चेंज होती गई। अब जो चौथी औद्योगिक क्रांति है जो कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये सारे मायने बदल देगी। तो इन मायनों को समझना हमें, और क्या चीज़ लेनी चाहिए। तो हमारे पास कल जो 24 तारीख है संडे को पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा के अंदर हम कैरियर काउंसलिंग सेशन और इमर्जिंग ट्रेंड्स और उसकी किस तरीके से यूटिलिटी होगी, किस तरीके से हम किस तरीके से उसको लेके आगे चल सकते हैं। और आपके जो हमें भी इंडिया के अंदर सबसे जो प्रॉब्लम है वो है जॉब्स की, एम्प्लॉयमेंट की। और हम भागना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट की जॉब की तरफ चले जाएं, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्राइवेट जॉब्स के अंदर या प्राइवेट अगर वो आप अपना स्टार्टअप लगाते हो तो आप उनसे बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर इतना गैप अवेलेबल है। इस गैप को आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है आत्मनिर्भर भारत बने और एक विश्व गुरु बने, तो ये तभी संभव है जब हम जो नई औद्योगिक क्रांति है इसको साथ लेके चलें। और इसके बारे में हम कल अच्छे से चर्चा करेंगे। तो मैं स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, मैं सब लोगों से ये अपील करूँगा कि वो आएँ, इसको जरूर समझें। वो एडमिशन कहीं भी लें, किसी भी यूनिवर्सिटी में लें, अपने मन मुताबिक जहाँ पे उनको जिस कोर्स के अंदर आगे चलना है, जिस चीज़ के अंदर उन्होंने अपना करियर बनाना है वो बना सकते हैं। पर लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आज की गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि आज वो वाला पुराना कल नहीं है जो बार बार दोहराया जाता था। अब आपको एक नए कल की शुरुआत करनी है और उसके लिए आज ही मेहनत करनी पड़ेगी और आज ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको क्या जानना चाहिए और किन चीज़ों से कहाँ तक जा सकते हैं। आप बच्चों को यही नहीं मालूम है कि इमर्जिंग ट्रेंड्स में और क्या क्या है, इनमें क्या क्या करना होता है, तो उन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लें। पहले बहुत जल्दबाजी ना करें कि जाएं और किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल कर लें। पहले समझें, जानें और फिर कोई डिसीजन लें। तो यही मैं सब स्टूडेंट से, सब पेरेंट्स से अपील करूँगा कि जागरूक बने
ताकि बच्चा आगे जा सके, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर कि वो किस दिशा के अंदर आगे जा रहे हैं। और यहीं पे हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हर एक का एक मकसद होता है। कोई बच्चों को बाहर भेज देता है, इंटरनेशनल भेज देता है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए बाहर भेजने का मुझे कोई बहुत अच्छा तर्क नहीं लगता है। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ मिल रही है, उस बच्चे से पूछें कि आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं। क्या आपको इंडिया में ये पर्टिकुलर कोर्स नहीं मिल रहा है? क्या उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रही हैं? इतनी तेज़ी से जो चीज़ें चल रही हैं, क्या वो सक्षम नहीं है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए? तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, जो भी दिमाग में आए, जिस तरीके से भी आप उनका क्वेश्चंस आप पूछना चाहें, सो वी विल बी हैविंग द एक्सपर्ट्स विद अस टुमारो एट दिस प्लेस, पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा, जो आपके सब सवालों के जवाब देंगे और आपके साथ रूबरू होंगे, आपके दिशा निर्देश देंगे, आपको गाइड करेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए, ताकि एक आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकें। तक चलेगा ये हमारा 10 बजे से स्टार्ट होगा और हमारा ये लंच तक जो है ये प्रोग्राम चलेगा। जो भी पेरेंट्स आना चाहें, स्टूडेंट्स आना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। सर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई नंबर या कोई हमने उसका नंबर डाला है और आज उसकी हमारे सोशल साइट्स पे और आपके माध्यम से भी एक नंबर जो है हम अभी आपको बता देंगे, तो आप इसमें नंबर फ्लैश कर सकते हैं कि नंबर एक रजिस्ट्रेशन है। हमारे न्यूज़पेपर के अंदर भी एक हमारा टैग आया है जिसके अंदर नंबर हमने डाला है और स्कैन QR कोड भी हमने उसमें दिया है, तो आप QR कोड उसमें दे सकते हैं। नंबर जो है 9480970001। मैं रिपीट करता हूँ, 9480970001। आप इस पे कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप QR कोड हमने न्यूज़पेपर्स के अंदर भी गया है और आपके माध्यम से भी हम QR कोड आपको दे सकते हैं कॉपी, ताकि बच्चे उसके जाके सीधा लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और आप यहाँ पे वॉक इन भी कर सकते हैं। पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा सेक्टर 25 में आप 10 बजे आप यहाँ पे आ सकते हैं और आपको जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे आप एक ड्रोन के बारे में आपने सुना है कि ड्रोन है, आपसे बहुत सारे पत्रकार भाई ड्रोन उड़ाते भी हैं, पर लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि ड्रोन के अंदर अगर मैं कुछ पढ़ाई करता हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, तो आप सोचेंगे कि शायद फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में हम इन चीज़ों में कर सकते हैं, बाढ़ के दौरान यूज़ कर सकते हैं, कुछ सामान इधर से उधर ले जाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पर लेकिन अगर हम आपको इसको पूरी कैरियर इसकी मैपिंग बताएं, आपको बताएं कि पूरी दुनिया में ड्रोन कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कौन कौन सी कंपनीज़ बना रही हैं और कितना इसका जो यूसेज है हमारी इकोनॉमी के अंदर बढ़ा है और इंडिया में क्या हो रहा है, राइट, आपके डिफेंस के अंदर इसकी कितनी यूटिलिटी है, हर एक इंडस्ट्री के अंदर इसकी कितनी यूटिलिटी है। आज आपने देखो, आप अगर एक हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग के शीशे साफ करने के लिए भी ड्रोन यूज़ हो रहा है। आज आपके पास अगर माउंटेन्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइंस, केबल्स बिछी होती हैं, उनके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, उसके अंदर भी ड्रोन यूज़ हो रहा है। आपके पास हाई अल्टीट्यूड पे सैनिक आपके ऊपर ग्लेशियर पे हैं, जहाँ पे आपके हेलीकॉप्टर नहीं जा सकते, वहाँ पे ड्रोन जाते हैं और वो सोटीज़ करते हैं। 200 kgs 400 kgs तक के ड्रोन आपका वेट लिफ्ट करके ऊपर लेके जा रहे हैं। तो बहुत सारी इनोवेशंस हैं और आप उन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से विस्तृत जानकारी आपको कल जो हमारे करियर काउंसलिंग सेशन है उसमें मिलेगी। ये कैरियर काउंसलिंग सेशन इस चीज़ के लिए नहीं है कि आप BCom ले लीजिए या ये ले लीजिए, वो दौर चला गया है। ये कैरियर काउंसलिंग सेशन है कि आने वाले जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर एक्सपर्टीज है वो कहाँ से आ रहे हैं, आप किस फील्ड से संबंध रखते हैं? ये आपके इंडस्ट्री से भी लोग होंगे, आपके कैरियर काउंसलिंग जो आप लाखों लोगों को कैरियर काउंसलिंग सेशंस दे चुके हैं वो लोग होंगे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी होंगे। जो अलग अलग आपकी टेक्नोलॉजीज़ के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो भी उनको जानकारी देंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, आपके ब्लॉकचेन क्या है, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डाटा साइंस क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स क्या है, गेमिंग टेक्नोलॉजी क्या है, किन चीज़ों के अंदर कितना
आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। अभी लोग कोई चीज़ सुन के आते हैं कि मेरे को एआई करना है, तो एआई करना है, तो एआई कब इफेक्टिव होगा, कितना यूसेज हो रहा है। आज के दिन में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन सी सबसे ऊपर है, कौन सी 4 साल के अंदर प्राइम पे आएगी, कौन सी 10 साल के बाद प्राइम पे आएगी, कौन सी 20 साल के बाद प्राइम पे आएगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। कभी हम भेड़ चाल में ना चल के हम उन चीज़ों को चूज़ करें जो इफ़ेक्टिव होंगे और कब कब इफ़ेक्टिव होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आफ्टर 12th के बाद के बच्चे आएंगे या इसमें 10th के लोग भी आ सकते हैं, 10th पास जो हैं जिन्होंने 10th दिया है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ देखें कि उनको किस तरीके के कोर्स के अंदर, कौन सी स्ट्रीम के अंदर उन्हें जाना चाहिए। क्योंकि स्कूल्स के अंदर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको गाइडेंस नहीं मिलती है कि वो किस तरीके से अपना आगे का भविष्य बनाएं, किस ब्रांच क्या लें, वो साइंस स्ट्रीम लें, वो कॉमर्स लें, ह्यूमैनिटीज़ लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग भी इन चीज़ों को अटेंड करें और बेनिफिट लें। तो एक्सपर्ट आपके यहीं से होंगे जी बात में? नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स बाहर से भी होंगे और यहाँ के भी होंगे, बाहर के भी होंगे। ये मिक्स होगा ताकि जिस चीज़ के लिए जो एक्सपर्ट है, ये बाहर से होना ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी होना है कि उसको कितनी नॉलेज है और बच्चों को वो क्या नॉलेज दे सकते हैं। बस को हम अच्छा माहौल नहीं दे पाएंगे तो हम अच्छे नागरिक भी नहीं बना पाएंगे। पहली बात, अच्छा नागरिक बनना जरूरी है। इंजीनियर थोड़ा सा कमजोरी बने और अच्छा नागरिक जरूर बनना चाहिए। ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि कैंपस में माहौल क्या है, और इस बारे में प्राउड फील करते हैं हम बच्चों की नज़रों में। पाइट को साथ नंबर ना दें बच्चे, लेकिन एज ए पेरेंट्स हमें 100 नंबर मिलते हैं कि हम इस बारे में किसी किस्म की भी लापरवाही नहीं करते। तो सुरक्षा का मुद्दा हो, डिसिप्लिन का मुद्दा हो, एड्रेस का मुद्दा हो, हर बच्चे को हर पल उस पर निगाह रखी जाती है। ये हमारी सारी प्राथमिकता है। बच्चा एडमिशन लेगा तो उसके बाद जिम्मेदारी पेरेंट्स के बाद हमारी है, सबसे ज़्यादा समझते हैं। बेसिकली अभी जो पेरेंट्स के लिए ना, सब हमेशा पेरेंट्स को पुश करते हैं कि वो चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, वो दिल्ली जाना चाहते हैं, या वो बेंगलोर जाना चाहते हैं। वो फैसिनेटेड होते हैं एक सिटी से, उसके लाइफस्टाइल से। तो उस बच्चे को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि उसका जो करियर है बहुत बड़ा है। तो ये उसके 3 साल 4 साल जो उसके एजुकेशन के हैं, उसके अंदर उसके प्राइम फोकस एजुकेशन होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद उसने पूरी ज़िंदगी जीनी है, वो जो जिस मर्जी सिटी में जाके जिए वो कर सकता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे लोग जो हम घर से बाहर जाते हैं एक अपने यूजी प्रोग्राम के लिए भी, तो वहाँ जाके हम किसी भी, जैसे सर ने बताया कि नशे की आदत पड़ जाती है, और आज बहुत बड़ा एक मुद्दा है ये जो ड्रग्स। तो इन चीज़ों को बहुत हमें गंभीरता से लेना चाहिए कि हमें किस तरीके का भविष्य अपने बच्चों को देना है, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है, उनको हमें एक अच्छा भविष्य देना है। तो उसके अंदर अगर एक बच्चे को समझाया जाए और प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो ये बच्चे समझ भी सकते हैं। तो आज पेरेंट्स ये सोचते हैं कि शायद बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं और वो जो कहते हैं हमें उनको वो करने देना ही है। तो वो बच्चा आज अगर 10 कदम दूर है तो वो 100 कदम दूर जाते हुए उसे देने लगेंगे। उसके बाद देयर इज़ नो रिटर्न। तो आज उसको सही टाइम पे रोकना, उसको सही टाइम पे मार्गदर्शन उसका करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हम जानें और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को भी जानना चाहिए कि एक बच्चे के साथ आप घूमें। आपको अगर 4 जगह घूमना हो, 5 जगह घूमना हो, तो वो जाके खुद देखें कि कहाँ पे क्या है, तभी वो डिसीजन लें। सर ये बात आपने बिल्कुल सही में, या फिर चकाचौंध से वहाँ जाना चाहते हैं, माँ बाप को बोलते हैं हमें वहाँ पढ़ना है, वहाँ पढ़ना है। अब जिस तरह के आप जो करियर प्रोग्राम जो आप लॉन्च कर रहे हैं, कर रहे हैं, उनमें करियर से रिलेटेड तो सब कुछ बताया जाता है। बच्चों को ये चीज़ कौन समझाए कि बेटा वहाँ ये चीज़ ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ये चीज़, ये इस तरह के करियर प्रोग्राम में इस तरह की भी इंस्पायरेशन बच्चों को मिले, या फिर कोई गाइडेंस मिले कि भाई जिस चीज़ को सोच के आप वहाँ जाना चाहते हो वो चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी। ये चीज़ें माँ बाप समझाएंगे तो बच्चों को समझ में माँ बाप हम अभी जो हम स्कूल के सब्जेक्ट नहीं रखे, आप बच्चों को इमोशनली भी समझाएं। हम अभी जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये हमारा एक अभी एक छोटी कड़ी है कैरियर काउंसलिंग। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद हम एक कॉलेज में एक बड़ा कैरियर काउंसलिंग सेशन रखेंगे, जिसके अंदर आपको बड़ी बड़ी कंपनी, बच्चों को माँ बाप की समझ जैसे आपकी गूगल है, डाटा एनालिटिक्स की अगर कोई कंपनी है तो वो बहुत बड़ी कंपनी है। दोस्त जा रहा है, कोई फ्रेंड जा रहा है, मुझे भी वहाँ जाना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो सेंट्रल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कंट्री के, उनको पूरा करने के लिए हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं।
जिसके अंदर कोई स्टेट का कोई कोटा नहीं होता, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आप जैसे ले लें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आप ले लें, तो और जितने भी आपके IITs हैं, जितने आपके NITs हैं, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं या जो इस तरह के जो IIMs हैं, तो ये इस आपका इसरो का ISC है, तो ये जो संस्थान हैं ये नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बनाए जाते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद आपके जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिनको हम एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ भी बोलते हैं। तो अब जो स्टेट एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, MDU है, तो ये GGU है, तो ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बाद आपके पास आती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके पास दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होती है जो स्टेट लेजिस्लेटिव एक्ट से बनती हैं, और दूसरी बनती हैं जो पहले एक इंस्टीट्यूट होता है वो जो प्रोग्रेस करके हम उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस देते हैं। पर अब जो आपको जो एक इंस्टीट्यूशन जो पहले से था वो आगे ग्रेजुएट होके आगे सक्षम होके वो यूनिवर्सिटी का रूप लेती है, उसको हम डीम टू बी यूनिवर्सिटी का नाम देते हैं और इसको हम UGC से रिकॉग्नाइज कराते हैं। और जो दूसरा है वो हम स्टेट से रिकॉग्नाइज कराते हैं थ्रू पासिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव एक्ट। तो पर लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो यूनिवर्सिटी डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनती है उसको नीचे रखा गया है, और जो ग्रीनफील्ड यूनिवर्सिटी है उसको ऊपर रखा गया है, जो कि मैं मानता हूँ कि जो गलत है, क्योंकि एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस एक ग्रीनफील्ड यूनिवर्सिटी से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक पुराना एग्जिस्टेंस रहा है, उसको मालूम है कि एजुकेशन क्या है, कैसी चीज़ करनी चाहिए, बट दैट इज़ देयर। पर लेकिन अब इन चीज़ों के अंदर एक आपके उसके अलग एस्पेक्ट आता है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमारा इंस्टीट्यूशन एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो एफिलेटेड है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है टीचिंग और एक होता है एग्जामिनेशन। हर यूनिवर्सिटी के प्लस और माइनस होते हैं। एक आप जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो इनटेक होती है वो एक सैंक्शन एक लिमिट वो रखते हैं, वो बढ़ाते नहीं है बार बार। पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब उस सिस्टम में आता है तो वो क्या करता है कि वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स कर देता है। सो देयर इज नो कंट्रोल ऑन द सीट इनटेक, जिससे आपकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं आप देखने को मिलेगा कि जो रिजल्ट्स हैं बच्चे फियर करते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा। हर बच्चा पास नहीं होता जब आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और जैसे ही आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हर बच्चा पास हो जाता है। तो वहाँ पे फियर नहीं होता, और यूनिवर्सिटी को भी होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, कि मेरे को हर बच्चे को पास कर देना है। तो ये एक क्वालिटी पैरामीटर होते हैं। अब पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने इनटेक को कंट्रोल करता है और अपने एग्जामिनेशंस को कंट्रोल करता है, जैसे आपकी बिट्स पिलानी इज़ वन एग्जाम्पल, राइट, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऊपर भी जाती है। तो हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी गलत एजुकेशन नहीं दे रही, बट ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये सिस्टम है कि वो इन सब चीज़ों के साथ ट्वीक करते हैं। और आपको जो चीज़ चाहिए कि इनटेक कंट्रोल हो और एग्जामिनेशन का फियर हो, तो ये दोनों चीज़ें हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ऑफर करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इनटेक होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है, हमारी फ़ीस जो होती है वो स्टेट फ़ी कमेटी के द्वारा कंट्रोल होती है, और एक जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट होते हैं। सर एक छोटा सा, और जो पढ़ाई जाना है वो हमारे चुने हुए जो लोग इस चीज़ के अंदर प्रोग्रेसिव हैं, ऐसे लोग नहीं कि जो जॉब मिल गए पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उस तरीके के माइंडसेट के ना हो के। सो यू हैव द क्वालिटीज़ ऑफ बोथ द सिस्टम इन एफिलिएटेड कॉलेजेस। सर एक छोटा सा सवाल है, जैसे 12वीं के पेपर खत्म होते हैं या 10वीं के पेपर खत्म होते हैं, तो कुकर मुद्दों की तरह यहाँ मार्गदर्शन करने वाले आ जाते हैं, जबकि मार्गदर्शन का काम जो पूरे साल चलना चाहिए। आपने हमारे पिछले 15 दिन में पानीपत में ही 15-20 प्रोग्राम हो चुके हैं, तो उसमें फिर मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं चीज़ बताता हूँ, ये थोड़ा सा यस, हमारे पास ना बहुत सारे स्कूल कनेक्ट था। सो वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडिया जो हम सारे स्कूल्स के साथ एक कनेक्ट प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसको हम स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम बोल रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास 500 से ऊपर के स्कूल्स हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं,
जो इन चीज़ों की कैरियर काउंसलिंग सिस्टम्स, एक्सपोजर टू न्यू एमर्जिंग टेक, और CBSE की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके अंदर स्कूल्स को, जितने भी आपके नॉर्थ इंडिया के या पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्कूल्स हैं, तो वो आके हमारे पास वर्चुअल मोड में या फिजिकल मोड में इन तरह का एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। एक सर आपने बताया शिक्षा नीति नई आई है अभी, तो नई शिक्षा नीति के बारे में तो एक्सपर्टीज होने नहीं चाहिए अभी, क्योंकि चीज़ नई है तो उसके तो किसी को पता ही नहीं होना चाहिए, तो वो अपने एक्सपीरियंस बेस पे बताएंगे, कैसे बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो नई शिक्षा नीति है कि वो अभी आई नहीं है या अभी अडॉप्ट हो रही है तो उसके बारे में किसी को कैसे क्या पता होगा, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि जो नई जो शिक्षा जो आपने जो नीति के बारे में बात की, ये अभी भी पूरी सक्षम नहीं है। जो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो हम बात करते हैं एजुकेशन 4.0 की, हम एजुकेशन 4.0 की तरफ चल रहे हैं, और जो नई शिक्षा नीति है वो एजुकेशन 4.0 से बहुत नीचे है, राइट। और वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर इनसे आगे की चीज़ें चल रही हैं। तो एक्सपीरियंस आपको ये नहीं होता है कि एक्सपीरियंस आप सिर्फ विद इन इंडिया देखेंगे या विद इन आप स्टेट देखेंगे। एक्सपीरियंस आप कहीं से भी ले सकते हैं, समझ आप कहीं से भी ले सकते हैं, तो इन्फ्लुएंस आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करती हैं कि इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके की रेवोल्यूशन चल रहा है और आपको क्या चीज़ चाहिए। पहले आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आप सब लोगों के मोबाइल नंबर या उनके जो फ़ोन नंबर आप याद करते थे, आज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो एजुकेशन हम पहले एग्जामिनेशन सिस्टम पे जो हमारी बेस्ड होती थी कि हमको रट्टा लगाना है और उसको पेपरों में पास कर देना है, आज आपकी जो मेमोराइजिंग स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। आज आपको जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो क्रिएटिव स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है, राइट। आपको इमोशनल कोशेंट की ज़रूरत है, इमोशनल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है। आज बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आज अगर छोटी सी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? हम अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में इस तरह की चीज़ें नहीं सिखाते। हम उसी चीज़ के ऊपर लगे कि आपको ये चीज़ याद करनी है, इसका रट्टा लगाना है, उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आज रिजल्ट आया है, आज हम इस फोड़ में लगे हैं किसके 99% मार्क्स आए हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं है। आज का बच्चा जो 80% लेके आया है, जो 70% लेके आया है, पर लेकिन उसके पास क्रिएटिव स्किल्स हैं, उसके पास आगे बढ़ने की क्षमता है, उसके पास आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता है। तो अगर ये बच्चे उन बच्चों से बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं जो सिर्फ एक रॉट लर्निंग करके उन्होंने एक रट्टा लगा के मेमोराइज करके चीज़ों को आगे पेपर पे उतार दिया, उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन आज भी हम उन्हीं लोगों को अवॉर्ड करते हैं, उन्हीं लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो बच्चे 99.9% लेके आए हैं। उन बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते। अगर आपके घर में भी 80% लेके कोई बच्चा आया है, आप उसको इक्वली अप्रिशिएट करें, उसको बताएं बेटा आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, आपने जितने जो मार्क्स लिए हैं बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, और आप सस्टेनेबल लर्निंग की तरफ जाएं, आप क्रिएटिव स्किल्स की तरफ जाएं, आप अगर लॉजिकल रीजनिंग आपके पास है, अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हो। यही जो करियर काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बच्चे हताश हो जाते हैं कि अच्छा मेरे जो दोस्त हैं उनके 99% मार्क्स आए हैं, मेरे 74% मार्क्स आए हैं, मैं ज़िंदगी में कुछ करने लायक हूँ या नहीं हूँ। उसको ये चीज़ बतानी कि यस, आगे की जो लर्निंग है वो प्रैक्टिकल लर्निंग है। अगर इस प्रैक्टिकल लर्निंग के अंदर आगे जाओगे, हमने देखा है जो लोग 99% 98% मार्क्स लेके आते हैं वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, पर लेकिन जो बच्चे सिर्फ इस तरफ चलते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर की तरफ नहीं चलते, पर लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 70% 65% वाले होते हैं, वो ऊंचाइयाँ छूते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ जाते हैं।